To make teaching effective and successful, it is expected from a skilled teacher to make use of various principles, maxims, and laws so that a teacher can make his or her teaching effective and bring about behavioral changes in the students. So, today we shall discuss about various maxims of teaching. Learners, welcome to my channel all about education, and we shall discuss a very important topic which is maxims of teaching. First, let us tell me what is maxims. Maxims means certain rules or laws or formulas. अगर हम बात करें तो इनको हम सूत्र भी कहते हैं, शिक्षण के सूत्र या सूक्तियाँ कह लें, या कुछ ऐसे नीति वचन हैं जो एक टीचर को फॉलो करने चाहिए. जब टीचर इन मैक्सिम्स को, इन सूत्रों को फॉलो करता है तो उसकी टीचिंग बहुत ही अच्छी, स्मूथली, इफेक्टिवली, प्रभावशाली हो जाती है. तो एक अच्छा टीचर इन सूत्रों की सहायता से अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को बच्चों तक पहुंचा सकता है. He or she can transmit his knowledge, his experiences to the students successfully. So it is an important task of a teacher to teach a student as per their interest, their capabilities, their curiosities, their level. So एक शिक्षक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे आगे प्रोग्रेस करे जब वो शिक्षण कार्य कर रहा है, जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, जिससे कि क्लासरूम का वातावरण भी अच्छा बना रहे और बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस, जो अधिगम अनुभव है, वो भी बढ़िया बना रहे और एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारे सामने एक उदाहरण बन के आए. तो आज हम बात करेंगे इन मैक्सिम्स की. लर्नर्स, तो अगर आप सबसे पहले शुरुआत करें तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो लिखा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर. हमेशा पहले सरल चीज़ों से ही कोई भी कार्य, चाहे वो सीखने वाला हो, चाहे वो पढ़ाने वाला हो, चाहे वो करने वाला हो, बहुत छोटे सिंपल सरल चीज़ों से हमको उस कार्य को शुरू करना चाहिए. तो जब भी एक टीचर पढ़ाने जा रहा है कक्षा में तो he or she should take up some simple concepts, some simple topics, और उसके बाद उनको कॉम्प्लेक्स या जटिल की ओर बढ़ना चाहिए. इससे क्या होगा कि छात्र जो है उसकी एक फेमिलियरिटी, एक जान पहचान हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट से, उस प्रत्यय से, और आप उसको उंगली पकड़कर सरल से जटिल की ओर ले जा पाएंगे आसानी से. उसको झटका नहीं लगेगा, वो एकदम से विरक्ति नहीं होगी सब्जेक्ट से. ही विल फ्लो properly towards the difficult portion, towards the complex portion. दूसरा जो सूत्र होता है वो है known to unknown, यानी कि टीचर बच्चे को पहले पूर्व ज्ञान संबंधित चेक करना चाहिए कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है. What does the child already knows? If the child knows certain concepts, then you can test those level of the concepts, और फिर उसके बाद उसके हायर लेवल पे जाइए, उसके उच्च शिक्षण की ओर जाइए. तो हम कह सकते हैं कि a teacher should tell those things which students already know, and then that known topic can be linked to the अननोन और न्यू नॉलेज, यानी कि जो पुराना ज्ञान है उसको हम नए ज्ञान की ओर ले जाने में सहायता ले सकते हैं. तो इस तरह से न्यू नॉलेज इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज. अगला जो सूत्र है वो है इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी कि हर बच्चे को किसी न किसी कॉन्सेप्ट के बारे में वेग आइडिया होता है. जैसे मान लो आज आप अम्ल पढ़ा रहे हैं, एसिड पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पता है कि एसिड क्या होता है, एक जनरल उसके एक सामान्य जानकारी उसके अंदर होती है, एक वेग आइडिया होता है, और वो जो वेग आइडिया होता है वो कंफर्म होता है जैसे जैसे वो पढ़ता है, जैसे जैसे टीचर उसको बताते हैं. तो द टीचर कैन take forward a child from indefinite knowledge or indefinite ideas or experiences to a definite idea or definite experiences. इससे क्या होगा कि छात्र को बहुत स्पष्टता मिलेगी, उसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, उसके थॉट प्रोसेस क्लियर होगा. दूसरा जो है वो है होल टू पार्ट, यानी कि पहले संपूर्ण चीज़ पढ़ाएं और फिर उसके बाद उसके खंड पढ़ाएं, उसके सेक्शंस पढ़ाएं, उसके अंश पढ़ाएं. एक कोई भी कंटेंट होता है उसको हमको एज अ होल
स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद उसको हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, सेक्शंस में बांट कर बताएंगे उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप बच्चों को पाचन तंत्र के बारे में बता रहे हैं, तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बना देंगे और बच्चे को समझ में आएगा कि हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे वो पाचन उसका होता है स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक। हम एक जनरल आइडिया, उसको होल आइडिया, एक पूर्ण आइडिया दे देंगे। उसके बाद हम एक एक करके उठाएंगे। हम माउथ उठाएंगे, फिर हम फूड पाइप के बारे में बात करेंगे, फिर हम आंतों के बारे में, स्टमक के बारे में, फिर आंतों के बारे में बात करेंगे, खंडों में बात करेंगे। फिर जब खंडों में उसको समझ में आने लगेगा तो उस होल कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएगा और उन टुकड़ों को भी समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे डिशेस खाते हैं, तो डिशेस, एक संपूर्ण डिश आपके सामने होती है। फिर आप क्या करते हैं, उसको देख के पता लगाते हैं कि उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। फिर आप उसको सूंघ के पता लगाते कि इसमें केसर पड़ा है या रोज एसेंस पड़ा है या क्या पड़ा है। फिर आप उसको टेस्ट करके पता करते कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े, क्या क्या चीज़ें पड़ी। तो इस तरह से होल से पार्ट की ओर हम उसको ले जाएंगे ताकि सूक्ष्मतम ज्ञान उसको हम प्रदान कर सकें, छोटा से छोटा नॉलेज हम उसको दे सकें। तो टीचर गिव्स एन आइडिया अबाउट द होल थिंग एंड देन द डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेक्शंस। नेक्स्ट जो सूत्र होता है, जो मैक्सिम है या सुक्ति है, वो है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले हम स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ एक्चुअल चीज़ों को दिखाकर, वास्तविक चीज़ों को। जब छात्र उन वास्तविक चीज़ों को देता है तब वो उन पे आधारित जो अमूर्त विचार होते हैं उनको वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, जो मूर्त चीज़ें होती हैं, जो बच्चा देखता है सामने, वो बहुत सिंपल कर देता है ज्ञान को। इट सिंप्लीफाइज, बच्चा उसको समझ पाता है आसानी से, उसको वो कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, उसको उसको बोध हो जाता है उन चीज़ों का। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समस्या में, किसी भी समय उस ज्ञान को जब प्रयोग कर लेता है तो हम कहते हैं उसको अब अमूर्त ज्ञान हो गया है। तो अ टीचर शुड नो हाउ, और द टीचर शुड नो द टेक्निक अबाउट सिंपल एंड कॉन्क्रीट फैक्ट्स। फिर तो पहले जब हमने उसको सिंपल तरीके से बच्चे को बता दिया, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट की ओर प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट जो सूत्र होता है वो है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। एम्पिरिकल टू रैशनल का मतलब होता है पहले अनुभव, यानी कि जैसे अभी जो पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि कॉन्क्रीट, यानी कि जब बच्चे को मूर्त ज्ञान हो जाता है ना, वो अनुभव कर लेता है ना, उसके बाद वो उसके ऊपर तर्क वितर्क कर पाता है, वो उसके बारे में लॉजिकल रीजनिंग कर पाता है। सो ओनली आफ्टर अ चाइल्ड हैज सॉलिड एक्सपीरियंस or the child has experienced those facts or those activities, then only the child can बी रैशनल इन हिज और हर थॉट्स। वो चाइल्ड जो है वो उस पर लॉजिकल रीजनिंग करने लगेगा, उसमें तर्क वितर्क करने लगेगा। तो पहले अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसी पे आधारित अगला सूत्र है वो है इनडेफिनेट, सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि पहले प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चा देख लेता है, जैसे हमने एम्पिरिकल में बताया कि अनुभव हो जाता है, जैसे हमने कॉन्क्रीट में बताया कि वो मूर्त वास्तविक तौर पर वो चीज़ देख पाता है। तो जब डायरेक्ट या प्रत्यक्ष उसका अनुभव होता है, तब जब वो चीज़ सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में वो सोच पाता है, उसके बारे में वो जान पाता है, उसके बारे में उसको बोध हो पाता है। तो फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जैसे कि आपने बच्चे को सेब दिखा दिया, तो जब तक बच्चा सेब देखेगा नहीं, वो सोच नहीं पाएगा, उसके दिमाग में आ नहीं पाएगा, उसको बोध नहीं हो पाएगा कि सेब होता क्या है। तो जिन फलों को आपने देखा है, अनुभव किया है, खाया है, उसी के बारे में जब आगे आपको विचार करना पड़ेगा, या जब आपको कोई रेसिपी बता रहा है कि इसमें ऐसे सेब काट के डालेंगे, लाल वाला डालेंगे, हरा वाला डालेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाता है दिमाग में। अगला सूत्र जो होता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जैसे हमने बताया कि अगर आपने कोई चीज़ का अनुभव किया है, अगर आपको उसका मूर्त ज्ञान है, अगर आपने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है, तो आप क्या करेंगे, आप आराम से उसका विश्लेषण कर पाएंगे। द स्टूडेंट इज एबल टू क्लियरली डिस्क्राइब, द स्टूडेंट कैन ईजिली एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स गोइंग ऑन। जब एक अच्छा टीचर होता है, वो जो भी ज्ञान देता है वो विश्लेषित करके देता है। जैसे पाचन तंत्र पे आइए, पाचन तंत्र पे जब तक बच्चे को हम एक एक चीज़ नहीं समझा देंगे, आपने पूरा पाचन तंत्र दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आपने एक एक चीज़ जब बताई कि टंग, माउथ, टीथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब का क्या रोल होता है, जब बच्चा समझ पाएगा तब वो एक साथ इन चीज़ों को रखेगा
और सिंथेसिस करेगा यानी कि संश्लेषण करेगा, और उसके बाद वो पूरे पाचन तंत्र को एक साथ समझ पाएगा। तो ये है आपका फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अगला जो मैक्सिम है वो है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर चीज़, कुछ विशिष्ट चीज़ के बारे में जानेंगे तभी हम उसका सामान्यीकरण कर पाएंगे। इस मैक्सिम का मतलब है कि द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, कुछ विशिष्ट उदाहरणों द्वारा उसको हमें समझाना पड़ेगा चीज़ों को, और उन उदाहरणों के आधार पर, उन विशिष्ट चीज़ों के आधार पर वो सामान्यीकरण की ओर पहुंचेगा, यानी कि एक सामान्य सिद्धांत की ओर पहुंचेगा। इसको बहुत अच्छे से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम गर्मी में कमरे में बैठे हैं और हमारे कमरे में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कमरे से बाहर जाने से पहले हम क्या करते हैं? हम पंखा बंद कर देते हैं, हम एसी बंद कर देते हैं, हम कूलर बंद कर देते हैं, हम लाइट्स बंद कर देते हैं। अगर सब लोग अलग अलग कमरे में बैठे हैं, सब लोग अलग अलग पंखे और ये सब चला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, आपका जो आंसर होगा, आपका जो उत्तर होगा वो ये कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम एक जगह पे बैठे। फिर हम जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसके बजाय कि हम अलग अलग गाड़ियों में जाएं, अलग अलग स्कूटीज़ में जाएं, मोटरसाइकिल में जाएं, हमें कैसे जाना चाहिए? हमें पूल करके जाना चाहिए। हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं या कार में 4-5 लोग बैठ के जाएं। तो हम क्या इसका निष्कर्ष निकालते हैं? तो देखिए, ये मैंने आपको उदाहरण बताए, अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या होगा आपका? तो हमें ऊर्जा बचाना है, हमें वी हैव टू सेव एनर्जी। तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर गए और हमने एक सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़े कि हमें ऊर्जा बचानी है, हमें यू हैव टू सेव एनर्जी। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र आता है फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव, यानी कि स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स। जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, इसका मतलब भी वही है कि पहले हम कई सारे उदाहरण बताएंगे, कई सारी सिचुएशंस बताएंगे, कई सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे डिटेल्स में, यानी कि विशिष्ट चीज़ों में, स्पेसिफिक चीज़ों में, पर्टिकुलर चीज़ों में हम उनको समझेंगे और फिर हम एक निचोड़ पे पहुंचेंगे, फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। वी विल रीच अ कंक्लूजन, वी विल रीच अ डिडक्शन, वी विल रीच अ कंक्लूजन, यानी कि जो आखिर में हमारा सिद्धांत है, वी कैन रीच दैट थ्योरी, वी कैन रीच दैट प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पर इसका भी मतलब वही है कि इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमन से निगमन की ओर, कि पहले हमने छोटे छोटे उदाहरण लिए, वी विल प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड देन वी रीच अ थ्योरी, और वी रीच अ लॉ, और वी रीच अ प्रिंसिपल। हम एक सिद्धांत की ओर, एक थ्योरी की ओर, एक नियम की ओर पहुंचते हैं। तो दिस इज इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ये मैथ्स में बहुत होता है कि मैथ्स में हमको कोई या फिजिक्स में हमें लॉज ऑफ मोशन में पहुंचना है, गति के नियम की ओर पहुंचना है, तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि गति किन किन चीज़ों पर आधारित होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है। ये सारी चीज़ें करके हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा होता है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जब हम ऐसी चीज़ों पे जाते हैं, ऐसे प्रोग्रेस करते हैं, ऐसे प्रोसीड करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो वही इसका मतलब है कि पहले हम सरल सरल चीज़ों को बच्चों को समझाते हैं। जैसे गणित में ले लीजिए, पहले हम प्लस नंबर समझाते हैं, फिर हम प्लस माइनस समझाते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई गुणा समझाते हैं, फिर हम भाग समझाते हैं, फिर हम आगे चल के बॉड मास का रूल, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। और अगला हमारा आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। टीचिंग प्रोसेस एक्चुअली में जो भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है वो छात्रों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग होती है, मनोविज्ञान पे आधारित होती है। तो जब हम बच्चे के मनोविज्ञान के आधारित कोई चीज़ पढ़ाते हैं, कोई प्रत्यय, कोई कंटेंट समझाते हैं, कोई विधि प्रविधि हम लेते हैं जिससे कि हम बच्चे को मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार कर पाएं वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो टॉपिक समझने के लिए, तो इसका अर्थ ये है कि शिक्षक को पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना है और तब उस बच्चे को तर्कबद्ध तरीके की ओर ले जाना है, यानी कि मनोवैज्ञानिक से तर्कबद्धता की ओर। तो यहाँ पर
जो भी मेथड हम यूज़ करें टीचिंग का, वॉट एवर ऑडियो विजुअल एड्स वी आर टेकिंग, वॉट एवर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वी आर फॉलोइंग, दे शुड ऑल बी kept in mind, keeping in view the students' interest, abilities, curiosities, needs एंड लेवल्स ऑफ मेच्योरिटी। यानी कि हमको पहले मनोविज्ञान पे ध्यान देना है कि बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे जिज्ञासु हैं या नहीं है, बच्चे की अभिक्षमता क्या है, अभिवृत्ति क्या है। जब ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं तो हम साइकोलॉजिकल तरीके से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 वी टेक द चाइल्ड टू द लॉजिकल मेथड, knowledge or content is divided into different parts and then it is presented to the students one by one. So in this way we start with psychological manner and then we proceed towards the लॉजिकल थिंकिंग। तो हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन की ओर ले जाते हैं, रिफ्लेक्टिव चिंतन की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से हम इन सूत्रों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लर्नर्स की किस तरह से देर आर वेरियस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, देर आर वेरियस फॉर्मूलेज ऑफ टीचिंग, वेरियस वेज ऑफ टीचिंग। कुछ सूक्तियाँ सूत्रों के बारे में आज आपको पता चला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। इससे मेरे को बेहतर वीडियोस बनाने का, बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करने का एक मोटिवेशन मिलता है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching.